हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1857 के बाद एक नया तरह का हमें मूवमेंट देखने को मिला। छोटी बड़ी सभी तरह से जो मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिली, चाहे वो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, चाहे वो इंडिगो मूवमेंट है, चाहे वो किसानों का पीजेंट्स का मूवमेंट है, वगैरह वगैरह। और आप ये भी देखिए कि 20वीं यानी 20th सेंचुरी तक पहुंचने तक ब्रिटिशर्स को भी ये लगने लगा कि इंडिया के लिए जो वो सोचकर आए थे वैसा नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, ये सच्चाई है। मैंने उनके बहुत से हिस्टोरियंस की बुक्स को देखा है और वो बाबर ये लिख रहे हैं कि चाहे वो सलीवन है, ठीक है, चाहे रॉबिन्सन है, चाहे डैनियल कीफो है, वो ये बात अपने बुक्स में लिखते हैं कि जो इंडिया है उसकी जो बनाए वहाँ की इंडिया का जो मटेरियल है वो हमारे इंग्लैंड तक पहुँच गया है। क्योंकि इंडिया से इंग्लैंड को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की गई, आपको पता ही होगा। तो ये बात वो हिस्टोरियंस भी ये इस बात को लेते हैं कि अब इंडिया के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिटी, जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वो देखने को मिल रही है। मैं आपको पहले भी कहा था कि बेशक 1857 का रिवोल्ट कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिला। और एक बात और याद रखिए आप कि अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी भाषा लागू कर दी, ये सोचकर कि हम भारतीय जो बाबू हैं इनको साहब बनाएंगे। साहब मीन्स इंग्लिश मैन, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले जो कि विलियम बेंटिक के टाइम में थे, तो लॉर्ड मैकॉले का ये कहना था, उन्होंने ही ये इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू करने का एक तरह से कह लीजिए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और वो कामयाब भी हो गए। उनका यही कहना था कि हम भारतीयों को बेशक उनके पहरावे से, उनके रंग रूप से, या उनके जो उनके कह लीजिए कि उनका जो एक रहन सहन है, उनसे तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके विचारों को तो चेंज कर सकते हैं, उनकी सोच को चेंज कर सकते हैं। उनकी ऐसी सोच बनाई जाए कि उन्हें हमारा ब्रिटिश जो राज है वो अच्छा लगे। ये उनका कहीं ना कहीं एक पॉइंट था इंग्लिश लागू करने का। लेकिन सभी ब्रिटिशर्स को हम गलत नहीं कह सकते। कई ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का, बैड पॉलिसीज़ का उन्होंने टोटल एक तरह से उन्होंने उसका विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया। और इसकी मैं आपको पहली एग्जांपल दूंगा कि आप देख लीजिए चार्ल्स हैं चाहे वो, इसके अलावा डैनियल गिफो, जहाँ सुलिवन, इन जैसे राइटर्स ने अपनी बुक्स में ब्रिटिश सरकार की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की काफ़ी निंदा की थी। और ये ऐसे टाइम चलता रहा और फिर 20th सेंचुरी में रेवोल्यूशन मूवमेंट्स शुरू हो गई। लेडीज़ भी इसमें पीछे नहीं रहीं, चाहे वो प्रीति लता थी, चाहे वीना दास थी, ये भी आगे आई। और इसी तरह ऐसा हो गया कि जो है कह लीजिए कि आप सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में भी हमारी गदर मूवमेंट शुरू करने का क्रेडिट लाला हरदयाल सिंह जी को जाता है। सरदार मोहन सिंह और जो उनके साथी थे ये भी वहाँ पर उनका पूरा साथ दे रहे थे। और इसी एक तरह से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए करतार सिंह सराभा, आपको पता ही होगा कि उन्होंने कैसी अपनी शहादत दी, और इनसे इंस्पायर होकर सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो नौजवान थे ये आगे आए। और मैं यहाँ पर सुखदेव, राजगुरु, चाहे वो बुक्तवेश्वर दत्त हों या जतिन दास, भगवती चंद्र बोहरा, इनको नाम लेना भी नहीं भूलूँगा। और साथ में उस एक ऐसी औरत का नाम भी जिसने कि इन क्रांतिकारियों का साथ दिया और एक अच्छा एक उदाहरण पेश किया, ये दिखाकर कि भारतीय नारी भी स्वतंत्रता संग्राम में किसी से पीछे नहीं है। और उनका नाम था दुर्गा देवी। जी हाँ, दुर्गा देवी ये भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। और इनको
भगत सिंह, सरदार भगत सिंह और अन्य साथी दुर्गा भाभी के नाम से भी पुकारते थे। तो दुर्गा भाभी का कंट्रीब्यूशन तो हम कभी नहीं भूल सकते। और ये ऐसी मिसालें हैं, उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। कई बार जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये कैसे लोग थे। कोई इनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं है, कोई ये नहीं है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ देश को आज़ाद करने का एक जज्बा। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगत सिंह ने अपने साथियों से मिलकर उस सैंडर्स को मारा था। सिर्फ ये नहीं कि वो कोई आतंकवादी थे। मुझे ये दुख हो रहा है कहते हुए, जी हाँ, मुझे दुख हो रहा है कि कुछ हिस्टोरियंस ने उनको टेररिस्ट लिखा हुआ है, आतंकवादी लिखा हुआ है, बट भगत सिंह टेररिस्ट नहीं थे। उन्होंने सैंडर्स को इसलिए मारा क्योंकि अगर आपने किसी ने लाला लाजपत राय के बलिदान को देखा है बुक्स के थ्रू, तो आप ध्यान से देखिएगा कि सैंडर्स और स्कॉट ने उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर बार बार वहीं पर उन्होंने लाठियाँ बरसाई थी ताकि उनकी डेथ हो जाए, और कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो अब आप चाहे वो गीता को देख लीजिए, वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि जुल्म ना करो और ना जुल्म सहो, और गुरु गोविंद सिंह जी का यही कहना है। तो आप कहीं भी आप देख सकते हो। तो ये तो एक तरह से उनका सिर्फ उन्होंने ये ब्रिटिश सरकार को समझाया कि आप हम पर जुल्म मत कीजिए। आप देखिए ना कि कैसे ना हो ये स्वतंत्रता संग्रामी पैदा, कैसे ना क्रांतिकारी हो ये, जब हम इंडियंस को ही थिएटर में या कह लीजिए कि सिनेमा घरों में, थिएटर सिनेमाघर हो गए या होटलों में जाने पर हमें मनाही होती थी, और बाहर लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियंस एंड डॉग्स। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम अपने देश में ही, हमारी जो कंपैरिजन है, हमारी जो तुलना है, वो किनसे की जा रही है। तो ये सब, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मैं हिंसा का कोई समर्थन करता हूँ, लेकिन ये भी आप जरूर देखिएगा कि इन क्रांतिकारियों ने बड़े बड़े गवर्नर जनरल्स को भी डरा दिया था, उनको स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, मजबूर कर दिया था। आपने लॉर्ड इरविन का नाम सुना होगा। लॉर्ड इरविन, जी हाँ, जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनकी फांसी को यानी कि माफ़ करने से मना कर दिया था। गांधी और इरविन का पैक्ट काफ़ी एक तरह से फेमस है, और ये कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि आज भी कई जनरेशन्स ये मुझे भी पूछती हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो वो जो पैक्ट है आप उसको देख सकते हो। तो लॉर्ड इरविन का ये कहना था जब भगत सिंह पकड़े गए थे, वो कहते थे, थैंक गॉड अब मुझे स्लीपिंग पिल्स लेकर रात को सोना नहीं पड़ेगा, बिकॉज लॉइन इज इन द नेट, कि अब जो शेर है वो जाल में आ गया है, उसमें है। तो यहाँ तक ये आप देख लीजिए। तो इसी तरह सरदार उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग का जो उस पर कह लीजिए कि एक इतना ज़बरदस्त हत्याकांड हुआ, बेशक वो जनरल डायर ने करवाया था, जनरल डायर ने वहाँ पर लोगों पर गोलियाँ चलाई थी, लेकिन इनका जो मेन सूत्रधार है वो तो थे माइकल ओडायर। मैं आपको क्लियर कर दूँ, जनरल डायर और माइकल ओडायर में बहुत फ़र्क है। माइकल ओडायर डिविजनल कमिश्नर थे, उनके ही हुक्म पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियाँ चलाने का हुक्म दिया, और सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मार दिया था लंदन में जाकर। तो आप एक तरह से यही देख सकते हो कि ये जो नौजवान है ये अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राजेंद्र लहरी हैं, बहुत से नाम हैं। मैं तो कहता हूँ कि जी कभी आप ये मत सोचिए कि एक ही पर्सन के कारण भारत को आज़ादी मिली है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन सभी का इसमें क्रेडिट है, चाहे वो साधारण सा एक कोई शख्स है जिसने अपना योगदान दिया है, जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। वी कैन नॉट फॉरगेट इट टू देयर कंट्रीब्यूशन। सो इस करके एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, सभी का ये क्रेडिट जाता है। और ये संघर्ष चलता रहा, और महात्मा गांधी भी अपने एक तरीके से वो
अपनी जो मूवमेंट्स हैं उनको वो लगातार कंटिन्यू करते रहे, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट है, ओके, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट है। और सुभाष चंद्र बोस वो तो एक अलग ही मिसाल कह सकते हैं हम कि वो इंडिया से कैसे उन्होंने एक पठान, ज़हीरुद्दीन नाम के एक पठान का भेष बदला। इसके बाद वो इटली गए और वहाँ से करते करते वो आप देख लीजिए आप कि कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और सिंगापुर और जापान में तो काफ़ी उनकी एक तरह से आज भी उनको याद किया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ है वो एक तरह से पूरी सीक्रेट टाइप उनकी जो है वो क्लियर नहीं हो पाई उनकी हिस्ट्री अभी तक। तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा। महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन भी नहीं हम भूल सकते, चाहे वो उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन है, सभी का अलग अलग से। मैं यहाँ पर हो सकता है कि कोई, वैसे तो मेरी कोशिश है कि यहाँ पर कोई भी नाम नहीं छूटा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि मेन हम नाम ले लेते हैं, जैसे चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है जी, महात्मा गांधी का नाम मैंने पहले ही ले दिया, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ बहुत सारे। लेकिन अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जो मरने वालों की जो एक लिस्ट है वो भी आपको मैं जब जलियांवाला बाग का एक अलग सा एपिसोड बनाऊंगा उसमें आपको वो प्रॉपर मैंने सोचा हुआ है कि आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मीडिया जो भी वीडियोस आएंगी ना वो ब्रीफ हिस्ट्री पर नहीं होंगी, अलग अलग एक टॉपिक होगा, अलग अलग एक टॉपिक। और मेरी कोशिश यहाँ पर ये भी है कि इंडियन हिस्ट्री तो हमने एक तरह से आपको शायद पता ही हो गई होगा, हम फॉरेन हिस्ट्री की बात करना चाहेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। यानी कि एक तरह से आज़ादी के बाद के, वैसे तो वो अंतिम गवर्नर जनरल का कहलाते हैं, तो उनको गवर्नर जनरल इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ये भी आप देखिए ना कि पाकिस्तान और भारत का एक तरह से पार्टीशन हो गया था। और भारत के अगर गवर्नर जनरल के तौर पर देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह से इंडिया बेशक आज़ाद हुआ, लेकिन पार्टीशन ऑफ इंडिया का दर्द तो हम आज तक नहीं भूल सके। खुशवंत सिंह की तो आप बुक्स को आप सबने देखा होगा, द ट्रेन टू पाकिस्तान, उनमें उन्होंने पार्टीशन का बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्द ही अब आपको एक एक टॉपिक पर ही मैं आपको वहाँ पर उस टॉपिक के बारे में एक तरह से हिस्ट्री देने की, उनकी हिस्ट्री आपको उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों का साथ चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी एक आपको क्लियर करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऑथेंटिक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ सब्सक्राइब समझते हैं आप, सब्सक्राइब करके उसके बाद आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऑथेंटिक हिस्ट्री ही आपके सामने लेकर आऊँगा। और ये भी आपको फिर मैं बार बार कहूँगा कि अभी ये ब्रीफ हिस्ट्री थी जो मैंने इस तरह से मिक्स आपको बताई है। अब जो हिस्ट्री आपके सामने आई होगी, मुझे लगता है कि शायद आपने बहुत कम सुनी होगी। कई बातें ऐसी हैं जो कि आपके सामने लाई जाएंगी, चाहे वो अकबर जोधा है, चाहे वो ताजमहल के बनाने वाले मज़दूरों के हाथ काटने की बात हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बस आप उसका इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।